अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हीरा मंडी यानी कि डायमंड बाजार इस टाइम नेटफ्लिक्स के ऊपर एक टॉप ट्रेंडिंग सीजन चल रहा है। वैसे तो हीरा मंडी का लफ्ज़ पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ कम और गाली ज़्यादा लगता है, लेकिन जब मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके ये सीज़न देखा तो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया गया था हीरा मंडी का। सीजन देखने के बाद जब मैंने हीरा मंडी के ऊपर सर्च स्टार्ट की तो हीरा मंडी के काफ़ी ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिनको हमने इग्नोर किया है और जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। और जब आप एक्चुअली हिस्ट्री के फैक्ट्स और फिगर को हीरा मंडी के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने इस जगह के साथ कभी भी ठीक तरह से जस्टिस नहीं किया, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। तो आज आपको मैं बताऊँगा बिहाइंड द बाजार स्टोरी ऑफ हीरा मंडी। हीरा मंडी को समझने के लिए तवाइफों को समझना बहुत ज़रूरी है, और तवाइफों को समझने के लिए हमें तवाइफ का ओरिजिन पता होना चाहिए। वैसे तो लफ्ज़ तवाइफ अरबी के एक लफ्ज़ तोफ से निकला है जिसका मतलब है चक्कर लगाना, और लफ्ज़ तवाफ और तवाइफ दोनों ही अरबी के इसी एक वर्ड तोफ से ड्राइव किए गए हैं। और अगर हम औरत के गाना बजाने को देखें तो ये चीज़ आज से 2500 साल पुरानी है, यानी कि 500 BC से हमें औरत के गाना बजाने के ट्रैक मिलते हैं। और 2500 साल पहले ये तवाइफ्स नहीं बल्कि देवदासियाँ हुआ करती थी, और देवदासियाँ वो ख़वातीन हुआ करती थी जो अपनी लाइफ टेंपल और अपने रिलीजियस के लिए सेक्रीफाइस कर देती थी। और इंडिया का जो ट्रेडिशनल डांस है जिसके अंदर कथक वगैरह आता है वो टेंपल्स के अंदर परफॉर्म किया करती थी, और इन्हीं देवदासियों ने हिस्ट्री के अंदर आगे जाके तवाइफ्स का रूप अपना लिया। ये वो देवदासियाँ थी जो टेंपल की बजाय किसी बादशाह के लिए या किसी नवाब के लिए नाचती थी, और नवाबों और बादशाहों को इन्होंने एंटरटेन करना शुरू कर दिया था। और फिर मुगल एम्पायर के अंदर तवाइफों का एक अरूज देखने को मिलता है जिसे बाद में ब्रिटिशर्स ने आके तबाह बर्बाद कर दिया था। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, और अभी तवाइफ की बात करते हैं। और तवाइफ उस जमाने की टॉप नॉच गर्ल इनको कहा जाता था, यानी कि ये आला मर्तबे वाली खवातीन हुआ करती थी। और उस जमाने में तवाइफ बनना बिल्कुल आसान काम नहीं था। जैसे अभी MBBS की डिग्री बहुत मुश्किल है, वैसे ही तवाइफ बनना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हुआ करता था, क्योंकि एक तवाइफ को मल्टीपल टैलेंट सीखने पड़ते थे जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, उर्दू लिटरेचर और पोएट्री, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और लड़कियों को तवाइफ बनने के लिए छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी जाती थी। और जो आला दर्जे की तवाइफ हुआ करती थी वो सिंगिंग और डांसिंग एक साथ किया करती थी, यानी कि आप खुद इमेजिन करें एक बंदा एक साथ गा भी रहा है और नाच भी रहा है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो गाना बजाते हैं, नाचते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि ये एक इजी काम नहीं है। और बच्चियों की ट्रेनिंग के अंदर इन्हें पोइट्री और लिटरेचर बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता था, और शेर व शायरी और उर्दू अदब के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। और ये भी मैं आपको उस जमाने की बात बता रहा हूँ जब मुश्किल से लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और ये जो सारा नॉलेज है ये आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर किया जाता है। और तवाइफ्स को स्पेशली उर्दू ज़बान के अंदर खासी महारत दी जाती थी। वो कहते हैं ना कि शायरों की तो ज़बान ही उर्दू है, और उर्दू बोलने की एक और वजह यह है कि मौसीकी और शायरी उर्दू ज़बान के अंदर ज़्यादा मायना हेज लगती है। तवाइफों की ज़िंदगी का एक लंबा अरसा ट्रेनिंग्स के अंदर गुजरता था। जब उनके घर से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी तो उन्हें किसी म्यूजिक के बड़े घराने के पास भेज दिया जाता था, जहाँ पे उनकी डांस प्रैक्टिस और गाना बजाना उनको सिखाया जाता था। और जब उनकी वहाँ से भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी तो उन्हें वापस बुला के नवाबों और बादशाहों के आगे पेश किया जाता था। और हीरा मंडी सीजन के अंदर एक चीज़ दिखाई गई थी जिसे कहते हैं नथ तुरवाई, मतलब के डेब्यू करवाना। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ थी जिसको किया जाता था। बादशाहों और नवाबों को बुला के ऐसे ही उनका डेब्यू करवाया जाता था। और तवाइफें उस जमाने के अंदर मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करती थी बादशाहों और नवाबों के लिए। आप जरा खुद इमेजिन करें कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर आपके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना इंटरनेट है, ना ऐसी कोई और फैसिलिटी मौजूद है, तो आप अगर रिच भी हैं तो आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होगा? यही उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था। और इसी वजह से बादशाह और नवाब तवाइफों को मंथली खर्चा भी दिया करते थे, और मोस्टली इसके अंदर एक नवाब एक ही तवाइफ के साथ मोस्टली हुआ करता था। और इसके अलावा तवाइफें रिलीजियस फेस्टिवल्स के अंदर भी परफॉर्म किया करती थी, जैसे कि होली या उनका कोई अपना ट्रेडिशनल जो इवेंट है उसके अंदर। और इस परफॉर्म करने वाले सीन को देवदास मूवी के अंदर भी फिल्माया गया, जब ऐश्वर्या और मधुरी एक ही सॉन्ग के ऊपर परफॉर्म कर रही होती है। और इन खवातीन को दूर दराज के इलाके यानी कि अफगानिस्तान, मंगोलिया और दूर दूर से ला के यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता था। और जो मुगल से वो अपने
अपने गेस्ट के आगे इनकी परफॉर्मेंसेस को पेश किया करते थे और तवाइफों के अंदर बला की नज़ाकत हुआ करती थी और इनका बात करने का अंदाज इतना नफीस हुआ करता था कि नवाब दाद दिए बगैर नहीं रह सकते थे। ना सिर्फ ये बल्कि नवाब और बादशाह अपने बच्चों को तवाइफ के पास भेजा करते थे एथिक्स और परफॉर्मिंग आर्ट सीखने के लिए। तवाइफों की यहाँ एक और मजे की बात देखने को मिलती है कि तवाइफों का अपना एक सोशल सिस्टम हुआ करता था। इनके फैमिली सिस्टम के अंदर खवातीन पूरे घर के ऊपर रूल किया करती थी और इनके बाकी मर्द घर के कामकाज देखा करते थे। और तवाइफ को एक और चीज सिखाई जाती थी, वो है आर्ट ऑफ सेडक्शन, यानी कि उनको ये सिखाया जाता था कि कैसे आपने अपनी परफॉर्मेंस से नवाबों की जेबें खाली करवानी है और नवाबों से गिफ्ट्स और वज़ाइफ वसूल करने हैं। और यही एक चीज तवाइफों का परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ करती थी। तवाइफों की हिस्ट्री समझने के बाद अब हम हीरा मंडी की तरफ आते हैं। हीरा मंडी के एक्चुअली नाम के पीछे भी दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये है कि एक ऑफिसर था हीरा सिंह डोगरा जो कि रंजीत सिंह के दौर में हुआ करता था। उसने यहाँ पे एक अनाज का बाजार बनाया था जिसे हीरे दी मंडी कहा करते थे लोग और बाद में इसे हीरा मंडी कहने लगे। और दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पे बहुत ही बाग कमाल हुस्न की खवातीन हुआ करती थी जिसकी वजह से इसका नाम हीरा मंडी यानी कि डायमंड बाजार पड़ गया। और अभी तक हमने जितनी भी बैक स्टोरी देखी है इसके अंदर हमें कहीं भी प्रोस्टिट्यूशन जिसकी वजह से हीरा मंडी बदनाम है उसका जिक्र नहीं मिलता। हीरा मंडी और तवाइफों का सवाल तब स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स ने 1858 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और हीरा मंडी जिसे किसी जमाने के अंदर मोतियों का बाजार कहा जाता था उस लफ्ज को एक गाली बना दिया। 1858 के अंदर जब ब्रिटिशर ने यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट की तो उनको एक बारी नफरी की जरूरत थी जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स यहाँ पे जोक दर जोक आते रहे और सोल्जर्स जो कि जंग लड़ने यहाँ पे आए हुए थे अपनी फैमिली से दूर, उनकी बॉडी नीड्स बिल्कुल पूरी नहीं हुआ करती थी और इसी वजह से ब्रिटिश सोल्जर्स के अंदर होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट होने लगी। और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने 1864 के अंदर कंटोनमेंट एक्ट एक निकाला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ब्रोथल हाउस को बनाया जाए मिलिट्री एरियाज के पास जिसके अंदर 15 से 20 लड़कियों को रखा जाए जो कि सोल्जर्स की बॉडी नीड्स को पूरा कर सके। अब ब्रिटिशर्स के इस एक एक्ट की वजह से उनके सोल्जर्स के अंदर होमोसेक्सुअलिटी तो खत्म होगी लेकिन इसके अलावा ब्रिटिशर्स और एक इंडियन के इस एक अट्रैक्शन की वजह से काफी ज्यादा बीमारियां पैदा होना शुरू होगी और इसी वजह से उन्होंने 1895 यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल बाद प्रोस्टिट्यूशन के जो लाइसेंस थे उनको देना छोड़ दिया। लेकिन तब तक ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बन चुके थे और ब्रॉथल्स के लिए उन्होंने एक नया एक्ट पास किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कोई भी वो औरत जिसको कोई बीमारी लग गई है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है वो सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकती। और इसके बाद प्रोस्टिट्यूट्स को प्रॉपर एक लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू किया जाने लगा। और इस लॉ का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये सिर्फ औरतों के ऊपर अप्लाई हुआ, किसी भी ब्रिटिशर ऑफिसर के ऊपर ये लॉ बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ। हालांकि सेक्सुअल अट्रैक्शन के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रॉपरली इन्वॉल्व होते हैं और जो डिजीज सेक्सुअल इंटरेक्शन से फैलती हैं वो मर्द और औरत दोनों को लग सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी थी जो उन्होंने यहाँ पे की और हमें आज यही ब्रिटिशर्स इक्वालिटी और सेम राइट का मंजन बेच रहे होते हैं। इस टाइम ऑफ एरा के अंदर प्रोस्टिट्यूशन और तवाइफ कल्चर दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ब्रिटिश रूल का एक और प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने रूल के साथ साथ अपना कल्चर इंपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश को प्रॉपरली प्रमोट किया जाने लगा और उर्दू और हिंदी का गला घोटा जाने लगा। इंडिया का जो अपना कल्चर था जिसके अंदर डांस, मौसीकी, शायरी ये सारी चीजें शामिल थी, इसको भरपूर तरीके से तबाह किया जाने लगा और गोरों के जो विक्टोरियन मॉरल्स थे वो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिए थे। अब विक्टोरियन मॉरल्स के अंदर क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन एक बुरा काम है इसलिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को बैन करना शुरू कर दिया था और प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ उन्होंने तवाइफों को भी बैन करना शुरू कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली डांसिंग गर्ल और प्रोस्टिट्यूशन दोनों सेम कैटेगरी में फॉल करती है। ब्रिटिशर्स ने जब ब्रोथल हाउस बनाए थे 1864 के अंदर तब उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का लाइसेंस देना भी शुरू कर दिया था और इसी वजह से कंटोनमेंट के बाहर भी काफी ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस शुरू होना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से लोगों ने तवाइफों और प्रोस्टिट्यूशन के अंदर फर्क करना छोड़ दिया था। लेकिन ये जो तवाइफ नवाबों के साथ अटैच होती थी इनके दरमियान कोई निकाह वगैरह या कोई मैरिज प्रपोजल नहीं हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिशर ने इनको भी प्रोस्टिट्यूशन की कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया और यहाँ भी ब्रिटिशर ने अपनी वही पुरानी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अप्लाई की। ब्रिटिशर्स की टेंशन बिल्कुल क्लियर थी, इन्हें तोड़ो और इन पे हुकूमत करो और इसी वजह से आम आवाम को तवाइफों और नवाबों के खिलाफ करना शुरू कर दिया और लोगों को बताया गया कि इन नवाबों का प्रॉपर बायकॉट करें, उनकी हुकूमत गिराने के अंदर हमारी मदद करें, हम आपको बेहतर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे। और मुसलमानों की तरह हिंदुओं के जो नवाब हैं उनकी आवाम को भी उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ पंडितों को हायर किया और उनको कहा कि अपनी आवाम में ये जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो फैलाएं और पंडित
फिर उन्होंने आवाम को बताना शुरू किया कि ये जो तवाइफों के पास जाके मुजरा वगैरह देखते हैं, ये जो कथक वगैरह देखते हैं नवाब, ये सिर्फ भगवान के लिए करना अलाउड है। और ये तवाइफें जो ये आम आदमियों के लिए कर रही हैं, ये देवदासियाँ हुआ करती थी। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो इन तवाइफों का और इन नवाबों का बायकॉट करे और इनकी जो हुकूमत है उनको गिराने के अंदर हमारी मदद करें। और नवाबों को क्योंकि आवाम की सपोर्ट और एतमाद चाहिए था, इसलिए उन्होंने तवाइफों के पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि कोठे नवाबों की वजह से ही चलते थे। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये कोठे बंद होते गए। और जो लो लेवल की तवाइफें थी या जो नई नई तवाइफें थी, उन्होंने अपने कोठे को प्रोस्टिट्यूशन हाउस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम का जरिया था, वो थे उनके नवाब। और जब नवाब नहीं आएंगे तो वो खाए पिएंगे कहाँ से। ये वही कोठे हैं जिनके ऊपर नवाबों की और बादशाहों की आमद हुआ करती थी और महफिलें सजा करती थी। अब वो प्रोस्टिट्यूशन हाउस के अंदर कन्वर्ट होते गए। और इसी एरा के अंदर कुछ तवाइफों ने चेंज को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपने सिंगिंग रिकॉर्ड्स और एक्टिंग के अंदर फोकस करना शुरू कर दिया। और यहाँ से ही उन तवाइफों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनना शुरू होगी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली खातून हमें मिलती है वो है गौहर जान। गौहर जान इंडिया की वो पहली खातून थी जिन्होंने अपनी आवाज को एक डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड करवाया था। और ये बात है 1902 की। गौहर जान का तलक एक तवाइफ घराने से था। उनकी वालदा एक मशहूर तवाइफ हुआ करती थी और उनका नाम मलिका जान था। और मलिका जान एक मुस्लिम म्यूजिशियन से शादी भी की थी। और गौहर जान और मलिका जान दोनों मुस्लिम खातून थीं। और गौहर जान को द ग्रामोफोन गर्ल का टाइटल भी मिला था। और गौहर जान अपने जमाने की टॉप म्यूजिशियन हुआ करती थी और उस जमाने में वो एक कंसर्ट का 1000 चार्ज किया करती थी। 1920 से तवाइफों ने अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज करना शुरू कर दिया था। जिनकी आवाज अच्छी थी वो ग्रामोफोन की तरफ और रेडियो की तरफ जा रही थी। जिनकी एक्टिंग अच्छी थी उन्होंने पारसी थिएटर के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। और कुछ तवाइफें जो आला हुस्न ज़न की मालिक थी, उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर दिया था। और ऑल इंडिया रेडियो, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको हर जगह तवाइफ्स ही नजर आएंगी। इसकी एक और वजह यह भी थी कि उस जमाने के अंदर औरत की एजुकेशन का बिल्कुल सिस्टम नहीं था हुआ करता। और ये तवाइफें ही थी जो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड और इतनी ज़्यादा तहजीब से बड़ी हुई ख़वातीन हुआ करती थी। बड़ी बड़ी तवाइफों की बात की जाए तो संजय दत्त की वालदा नरगिस दत्त का तलक एक तवाइफ के घराने से है। नरगिस दत्त मशहूर ज़माना तवाइफ जद्दन बाई की बेटी हैं। और नरगिस दत्त की वजह से ही उनके भाई और उनके जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम मिलना शुरू हुआ। और इसी तरह से हमें और भी बहुत ज़्यादा नाम, जिनके अंदर जुबैदा बेगम, हुस्ना बाई, फातिमा बेगम, डॉटर ऑफ जुबैदा बेगम और ऐसे कई सारे नाम मिलते हैं जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं। और इन सारी खवातीन का तलक तवाइफों के घराने से है। जब ये खवातीन तवाइफें हुआ करती थी तो इनकी एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास हुआ करती थी। सिर्फ नवाब वगैरह ही इनको देख सकते थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रामा और थिएटर्स के अंदर काम करना शुरू किया तो लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलना शुरू हो गया। क्योंकि फिर वही बात है ना कि जब बला की नजाकत हो तो कोई क्यों ना पसंद करे। और यहाँ से ही तवाइफों को आम लोगों की चाहत और सोसाइटी के अंदर इज्जत मिलना शुरू हुई। 1930 से 40 में जितनी भी ओरिजिनल तवाइफ थी जिनका किसी न किसी तवाइफ के घराने के साथ तल्लुक था, वो ओरिजिनली हीरा मंडी से मूव आउट हो चुकी थी। और ये वो टाइम था जब हीरा मंडी के अंदर ज्यादातर सिर्फ ब्रोथल हाउस ही रहते थे। तवाइफों के मूव होने के बाद यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट वाली कोई चीज नहीं हुआ करती, बल्कि यहाँ पे प्योरली प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट हो गई हुई थी। और इसी वजह से इस एरिया को रेड लाइट एरिया का टाइटल भी मिला। प्रोस्टिट्यूशन की अगर क्रैकडाउन की बात की जाए तो सबसे पहला जो क्रैकडाउन था वो ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि ये चीज उनके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन ब्रिटिशर की क्रैकडाउन के बाद भी ये चीज खत्म ना हो सकी और चलती रही। हिंदुस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान का क़याम वजूद में आता है। पाकिस्तान बनने के बाद भी हीरा मंडी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन चलती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद हम लोग खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। और सिर्फ ये सोचने के अंदर हमने 7 साल जाया कर दिए कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और इस सारे टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस मुल्क के मुहाफिज मुल्क के ऊपर अयाशी करते रहे। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम ये भूल गए कि इसके अंदर हमने इस्लामी टच भी लेना है और इस तरह के जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस हैं उनको बंद भी करना है। हमारा ध्यान शायद ना जाने की एक वजह यह है कि हम ताजे ताजे गोरू से आजाद हुए थे और माइंड अभी भी गोरू वाला ही था कि भाई वही जो रूल है चलते रहे तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से हीरा मंडी और प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, या आप यूं कहिए कि इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और पाकिस्तान बनने के 15 साल बाद तक भी ये प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस चलते रहे। लेकिन फिर ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आई तो उन्हें याद आया कि भाई हम तो इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और हमने तो ये मुल्क ही इस्लाम के नाम पे बनाया था, इसलिए आप यहाँ पे ओपनली बेहयाई नहीं कर सकते। तो ये जितने भी फहाशी के अड्डे हैं
इनको बंद किया जाए और ये जो आप खुलेआम फहाशी फैला रहे हैं इन्हें बंद कमरों के अंदर लेके जाएं। हीरा मंडी से फहाशी के अड्डे जो कि सदियों से चल रहे थे उनको बंद करवा दिया गया और उसका थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि वो फहाशी हर गली तक आ पहुंची। आज पाकिस्तान के हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई फहाशी का अड्डा मौजूद है, लेकिन बस उनके बाहर बोर्ड नहीं लगे हुए कि ये फहाशी का अड्डा है। जब हम माशरे के अंदर किसी भी चीज को अपोज करते हैं कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिए बगैर, तो उसका यही रिजल्ट निकलता है। वैसे मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए था कि इन खवातीन को एजुकेट किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी खातून खुशी से प्रोस्टिट्यूट नहीं बनती। आज भी हम अगर इंटरनेट के ऊपर जाके पाकिस्तान के लोगों का टॉप सर्च कंटेंट देखेंगे तो उसके ऊपर अडल्ट्स जो साइड है वो टॉप के ऊपर शो होंगी और अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने में पाकिस्तान टॉप पे आता है। और वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जितनी भी अडल्ट कंटेंट की साइड है इनको बैन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अटेंशनली VPN लगा के ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको आज तक एक चीज समझ नहीं आई, वो ये कि आप जितना किसी चीज को अपोज करेंगे वो चीज उतना ही बाउंस बैक करेगी। जितना आप किसी चीज को सोसाइटी के अंदर बैन करेंगे वो चीज उतना ज्यादा सोसाइटी के अंदर आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी। और इन सारी चीजों का हल यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और गवर्नमेंट को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसका बैन करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये रीजन जानना जरूरी है कि ये काम हो क्यों रहा है। हीरा मंडी की औरतों को गवर्नमेंट उठा के बाहर फेंकने की बजाय अगर रिफॉर्म करती और उन्हें अल्टरनेटिव रोजगार और तालीम के मौके फराहम किए जाते तो आज पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन नजर ही ना आती। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कंटेंट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।